टीवी राजस्थान के आइडिया फॉर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भाषा की कनेक्टिविटी ये आपको सबसे आगे लेके जाती है। जब आप किसी बड़े व्यक्तित्व के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके अंदर वो कनेक्टिविटी या कन्वेंस करने की वो क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे आप अपने स्तर पर लोगों से जुड़ाव बना सके। और जब जुड़ाव बनेगा तब आप अपने व्यापार के अंदर भी और अपने प्रोफेशन के अंदर भी सक्सेस हो सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाते हैं जिनके बारे में उनकी जो कनेक्टिविटी या कन्वेंस करने की जो क्षमता वो अद्भुत है, और उसके आधार पर उन्होंने सूरत में एक अपनी सामाजिक पहचान भी बनाई। और रहने वाले और नवलगढ़ के कहते हैं कि वो सेठ साहूकारों का एक छोटा सा कस्बा है, और वहाँ से जो निकला है वो उसने काफ़ी उन्नति हासिल की है। तो प्रॉपरली आप नवलगढ़ से कब निकले और कहाँ पे? पहले 82 में निकला ग्रेजुएशन करके। उसके बाद में मैं बॉम्बे गया सीए करने के लिए। वहाँ पे मैंने सर एसआर पारिक एंड कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म थी, उसमें मैंने आर्टिकल राजस्थान विद्यार्थी गृह में मैं रहा 3 साल, और वहाँ से मैंने फिर सीए कंप्लीट। लेकिन आपने जब घर से निकले और जो आपने कहा भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए घर से निकला था, मुंबई गए थे, तो एक मैसूरी समाज से बिलोंग करने वाला व्यक्ति जब उसके पास व्यापार के बहुत बड़े आधारभूत होते हैं कि भाई व्यापार में हमें जाना है, तो उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंसी ये मानस आपके आइडिया दिमाग में क्यों आया? और ख़ास तौर से जब उस समय कहते हैं 82 के अंदर लगभग लोगों को पता ही नहीं होता था भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी का हमें फ़ायदा क्या आगे भविष्य में, तो ये कम्युनिकेशन आपने कैसे उस दौर में बनाया था? देखो, एक बात मैं बता देता हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए आपको फेथ चाहिए। आपको आपके अंदर फेथ कैसे करते हैं लोग बाग, वो चाहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको संसाधन, अगर आप ये सब मानोगे तो अभी ओबेराय में कोई ऑफिस खोल लेगा या ताज में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस खोल लेगा तो उसके पास थोड़ी सब चले जाएंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि आपके ऊपर फेथ करना चाहिए। क्लाइंट क्या चाहता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, मेरा काम करवा रहा हूँ, वो मेरा काम, मेरे को सही सलाह मिलेगी और मेरा काम सही तरीके से होएगा। हमारे यहाँ वैसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है। मेरे को ये भी अलाउड नहीं है कि मैं जाऊँ और शर्मा जी को बोलूँ कि शर्मा जी आप मेरे को मेरा काम दीजिए। प्रैक्टिकली अगर स्ट्रिक्टली बोला जाए तो ये मेरे को अलाउड नहीं है और नहीं मेरे को करना चाहिए। जब मेरे गुरु ने, जब मुंबई में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने किया तो हमारे एक प्रेसिडेंट रहे हुए हैं मिस्टर BL काबरा, विट्ठल जी काबरा, कुचामन के, और वो हमारे ICAI के प्रेसिडेंट भी रहे हुए। उन्होंने मेरे को एक ही बात बोला था कि अगर तेरे को प्रैक्टिस करना है तो एथिकली करना है, चाहे भले ही तुमको अकाउंट्स राइटिंग करना पड़े तुम करो, लेकिन एथिकली करो। लोगों का धीरे धीरे फेथ डेवलप हुआ और उस हिसाब से जितना मेरे को ज़रूरत थी, मेरे को कभी किसी को ऐसा जाके नहीं बोलना पड़ा कि मेरे को काम दो या मेरे को काम दो। थोड़ा एनवायरनमेंट का भी मेरे को फ़ायदा मिला। एक मेरे जो मैंने जैसे बताया कि मेरे फ्रेंड श्याम सुखा जी यहाँ थे, उनका मेरे को एडवांटेज मिला, और एक मेरे बड़े भाई यहाँ पे थे, ऑलरेडी बिजनेस में थे, उनका भी मेरे को एडवांटेज मिला। लेकिन मेरे को याद नहीं है कि मैंने जाके किसी को ये बोला हो कि भाई मेरे को काम दो। किस्मत के धनी कह सकते हैं, आपको हर जगह एडवांटेज मिलता रहा और आप आगे बढ़ते गए। लेकिन जीवन यात्रा में एक एडवांटेज आपने भी लिया है भाई, आप समाज के साथ जुड़े। 90 में आते ही आपने समाज के साथ जुड़े, समाज के लिए कुछ करने की जो आपके अंदर ललक थी, लालसा थी, उसको आपने कैसे इम्प्लीमेंट किया? क्योंकि जनरली आदमी को ये लगता है भाई हम शुरुआती दौर में सूरत में आए हैं तो हमें पहले अपने आप को स्टेब्लिश करना है, फिर कहीं जाएंगे समाज के लिए कुछ करेंगे। लेकिन आते ही सब आपने समाज के लिए कैसे अपने आप को ध्यान आकर्षित किया, कैसे समाज को जोड़ने का काम किया? देखो, एक बात बताओ शर्मा जी आपको, एक्चुअली में ये चीज़ आई है जीन से। हमारी फैमिली में क्या थे कि हमने ये सब देखा है। जब नवलगढ़ में हम लोग थे ना, तो हर मेरे पिताजी हैं, अब वो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका पूरा लाइफ में एक ही ध्येय था कि बस कैसे भी करके सामाजिक काम करो। जैसे वहाँ पे गौशालाएँ हैं, वहाँ पे कन्या पाठशाला है, वहाँ के ऊपर शमशान भूमि है, वहाँ किसी भी गरीब को नाच की व्यवस्था करना है, कैसे भी करना, तो वो उसमें लगे हुए थे। और पिताजी का क्या था कि वो एक स्वतंत्रता जैसे अपना एक था ना, स्वतंत्रता का, जब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि वो स्वतंत्रता सेनानी रहे हुए हैं क्योंकि उनको सेनानी का नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने काफ़ी योगदान दिया था अपना स्वतंत्रता संग्राम में, काफ़ी योगदान रहा उनका। तो सामाजिक काम करना ये हम लोगों को एक्चुअली में ये विरासत मिली, ये विरासत में हमको मिला कि भाई समाज का काम करना चाहिए, अपने से जो भी कुछ हो तो उसके लिए कुछ अपने को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि समाज ने हमको दिया है, हम भी समाज को दें। तो ये एक विरासत थी। और मैं जब यहाँ पे आया, मेरे को दोस्त लोग मिले, हमारी एक छोटी सी एक महेश्वरी नवयुवक मंडल करके एक 15 लोगों की एक गठन हुआ, उसमें मैं जाता था। धीरे धीरे वो फिर बढ़ता गया समाज के अंदर कि भाई कुछ करें।
हुआ स्टार्टिंग जो सबसे अच्छा हुआ वो एक था ये कि वो नवयुग मंडल में हम लोग जब मिलते थे तो बात हम लोगों की गॉसिप कम होती थी और डेवलप कैसे करे समाज को वो ज़्यादा होता था। गॉसिपिंग हम कम करते थे कि भाई क्या कर सकते हैं। तो चला एक बार वो ऐसा हुआ कि भाई सबको इकट्ठा करो तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई होली पे या दिवाली पे कार्यक्रम करो जिससे सब कम से कम इकट्ठे। तो उस टाइम इतना बड़ा समाज नहीं था, 90 की बात बता रहा हूँ आपको। फिर हम लोगों ने डेवलप करते गए। एक बार क्या हुआ, श्याम सुंदर जी बियानी हैं, सीकर के हैं और हम लोग उनको चाचा जी बोलते थे। उन्होंने एक बार हमको आए और बोले कि भाई एक काम हो सकता है, सुडा एजुकेशन के लिए प्लॉट दे रही है, जगह दे रही है, बोलो काम करने के लिए तैयार हो गया तो मिल सकता है। मैंने और मेरे एक दो दोस्त और थे, काबरा जी, तोशनीवाल जी, उन्होंने बोला कि ठीक है चाचा जी हम करेंगे। बोला पक्की बात है? हाँ चलो करेंगे। होता क्या था कि 90 के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट था सूरत में कि आपको अगर अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में अच्छे में डालना है तो आपको कैपिटेशन फ़ी देनी ही पड़ेगी। विदाउट डोनेशन आपको अच्छी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा। और ये हम लोगों को अखरता था कि ये कौन सा तरीका है। और वो एक अपॉर्चुनिटी मिली हमको कि सुडा ज़मीन अलॉट कर रही थी और हमने क्या किया कि चलो ले लेते। हम चाचा जी के साथ सुडा में गए, वहाँ जगह हमको बताया कि भई आपको जगह दे देंगे, हम एक एप्लीकेशन कर दो। हमने बिना, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने बिना सामाजिक लोगों से बात किए, समाज से, खाली एक श्याम जी बियानी, सुरेश काबरा, सुरेश जी तोष्टीवाल और मुरली सोमानी, हमने डिसीजन ले लिया कि चलो ले लेते हैं। जगह ले ली, एक वीक बाद में एप्लीकेशन कर दी, उन्होंने जगह अलॉट भी कर दी हमको। और जब जगह दिखाने के लिए गए उस टाइम हमारी हालत ये हो गई थी, हम उस जगह पे पहुंच भी नहीं पाए जो रुंड में आज महेश्वरी विद्यापीठ के नाम से है, तो हम वहाँ नहीं पहुंच पाए। तो हमने कहा कि ठीक है, जगह ले लिया, काम चालू कर दिया। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला और मन में एक सेटिस्फेक्शन था कि आज किसी भी स्कूल में एडमिशन लो, डोनेशन चाहिए। और हमने पहले दिन से ये निकाल दिया था कि इस स्कूल में विदाउट कास्ट क्रीड का कोई डिफरेंस नहीं होगा और हम एक पैसा भी डोनेशन नहीं लेंगे। आज तक हजारों बच्चे वहाँ पे पढ़ चुके हैं। मेरे को गर्व है ये बोलते हुए कि आज तक 20 साल हो गया, एक पैसे से का किसी से डोनेशन नहीं लिया गया। और हमने ये स्कूल चालू की 2001 में, जून 2001 में। उसके बाद में दूसरी स्कूल भी बनी है और वहाँ पे भी मेरा योगदान रहा है अच्छा। और एक मेरे को टीचिंग लाइन से, एजुकेशन से थोड़ा इंटरेस्ट भी रहा है। रहे थे, फिर वहाँ से भी आप एग्जिट हो गए, फिर हर तरह से आप एग्जिट हो रहे हो सामाजिक तौर पर। लेकिन आपके बारे में एक आपकी उम्र को देख कर ऐसा नहीं लगता आपको भी एग्जिट होना चाहिए? आपसे समाज को या जो भी जिस संस्था से आप जुड़े उसको बहुत कुछ पाने की कोशिश होनी चाहिए, देने की कोशिश होनी। एग्जिट कैसे हो जा रहे हैं आप? एक्चुअली मैं, आप शर्मा जी गलत बोल रहे, इसको एग्जिट नहीं बोल सकते। मैंने एग्जिट नहीं हुआ, मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज भी ज़रूरत है तो हाँ, मैंने पद छोड़े हैं। मैंने मेरे जो एक ऑफिस बियर जिसको बोलते हैं कि वो छोड़ा, मैं एग्जिट नहीं हुआ। आज भी मेरा कनेक्शन पूरा सभी संस्थाओं से है। सूरत की कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसमें मैं कनेक्टेड नहीं हूँ। मैं उनसे बातें भी करता हूँ, कोई ज़रूरत होती है तो मैं, आज भी मेरा महेश्वरी विद्यापीठ में उतना ही लगाव है। जहाँ मैं आपको बोल रहा हूँ, जहाँ हम पहुँच नहीं पाए थे उसको हमने डेवलप किया। लेकिन सपोज करो कि अगर मैं वहीं पर बैठा रहूँगा और वहीं पे करूँगा तो उसमें दो नुकसान होंगे। एक तो जो नया आइडिया इम्प्लीमेंट होना वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा आइडिया तो वही रहेगा जो मैं 60 साल का हो गया, तो एक तो नया आइडिया ही डेवलप नहीं। दूसरे, कहीं न कहीं मैं मेरे अगेंस्ट में जेलेसी पैदा कर लूँगा, तो वो मैं क्यों करूँ? लेकिन ऐसा तो नहीं मैंने जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं दोनों प्रिंसिपल, हमारे दोनों स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, एक में मैडम है और एक में सर हैं, दोनों मेरे से जुड़े हुए हैं। जब भी उनको कोई भी ज़रूरत ऐसी होती है तो वो मेरे से कंसल्ट करते हैं और हम उनको राय भी देते हैं। ध्यान इतना रखते हैं, ऑलवेज मेरी बात में एक ज़रूर रहता है कि मैम आप मेरे से समझ रहे हो, लेकिन मैं आपको पहले बोल देता हूँ कि यू आर नॉट अलाउड कि आप डिसओबे करो। मैनेजमेंट जो है उसको ओबे करना तो आपका पहला कर्तव्य है, लेकिन आप चूँकि मेरे पास आए हो, मैंने आपको राय दी है, जो भी काम आपको करना है, चाहे वो सर भी आते तो मैं उनको देता हूँ। कनेक्टेड है, भवन में भी हम जाते रहते हैं,
और आपको नई पीढ़ी को अगर आपको कुछ बनाना है या कुछ देना है तो नई पीढ़ी को आगे बुलाने के लिए अपने आप को एग्जिट करना ज़रूरी होता है। तो लेकिन इसके साथ एक चीज़ और आती है भाई कि आप लगते नहीं है कि 60 के लगभग आप उम्र के पड़ाव पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं भी जो आपकी जो ये सौम्यता है या जो आपकी उम्र का जो दिखावा नहीं आ रहा है चेहरे पे, उसका राज क्या है? क्या फिटनेस का राज क्या है? सही बताऊँ आपको, मैं कभी पेट भर के नहीं खाता हूँ, फुल स्टोमक मैं नहीं खाता हूँ। और मैंने कभी एक लाइफ में एक विनोबा जी की एक बुक पढ़ ली थी, विनोबा की गीता माँ। उसमें उन्होंने एक सेंटेंस दे दिया था, और वो कोई मालूम नहीं कितने साल पहले पढ़े, तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये खाना जो है ना एक फ्यूल है, एक तरह को पेट्रोल है, कि गाड़ी कितने किलोमीटर चलनी है उसमें कितना मेरे को पेट्रोल डालना है, टेस्ट। तो मैंने वो प्रिंसिपल अपना लिया, भाई आप अपन को 4 घंटा भूख नहीं लगनी। अब ये मैंने अगर मान लो ये चीज़ चीनी की बनी हुई है या ये चीज़ घी की बनी हुई है, ये ऐसी है, तो मैंने अगर वो उतना खा लिया और मेरे को लग गया कि ये 4 घंटा मेरा काम चलेगा, तो मैं छोड़ देता हूँ। तो ये हो सकता है उसके कारण मेरा हो, जबकि मेरा वेट नहीं बढ़ा, ये मेरे लिए भी सरप्राइज़ है। क्योंकि देखो मेरा साहब ब्रेकफास्ट मीठे से होता है, अगर मैं लंच करता हूँ तो मीठे से करता हूँ, और मैं डिनर खाता हूँ तो मीठे से एंड करता हूँ। लेकिन मैं बस वो एक रीज़न मेरे को समझ में आता है कि भाई खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। योगा थोड़ा बहुत सुबह सुबह, थोड़ा ज़्यादा नहीं, आलसी आदमी हूँ, सुबह सुबह थोड़ा करता हूँ। मीठा खाने से पेट ज़्यादा बढ़ता है, फिर भी थोड़ा तो बड़ा है, थोड़ा बोल सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है। अब वो तो क्या है कि देखो मारवाड़ी आदमी है और मीठे का तो वो रहता ही है। फिर भी मतलब एक मैं बताऊंगा कि जनरली एक चीज़ अच्छी है, अगर किसी को अपना हेल्थ मेंटेन करना हो, जो मैंने मेरी लाइफ में सीखा है कि आप फुल स्टोमक मत रहिए, थोड़ा सा गैप रखिए, उसमें थोड़ा खाली रखिए उसको। ठीक है, आपकी बात को हम आगे दर्शकों तक पहुँचाएंगे, लेकिन एक चीज़ और है, गुजरात चुनाव आ रहे हैं, और गुजरात चुनाव में कहते हैं भी हर बार एक बात आती है भी आपको व्यापारी जो यहाँ के हैं वो जीएसटी से थोड़ा सा सकपकाए रहते हैं, उनको पूरा कन्वेंस नहीं होते भाई जीएसटी क्या है, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करना चाहिए या कैसे नहीं करना चाहिए। लोगों को ये लगता है भी शायद हमें कोई ऐसा व्यक्तित्व मिले जिससे हम जीएसटी को समझ सके। तो आपसे शायद बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी है और आप व्यापारियों से मिलते जुलते हैं, तो जीएसटी जो है वो आपको लगता है गुजरात या सूरत के अंदर खास तौर से व्यापारियों के लिए सिरदर्द है, या इससे व्यापार करना और आसान हो गया? देखो जब तक ये समझ में नहीं आई तो जब लागू किया गया था तब तो ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा सिर दर्द है। इंटेंशन जीएसटी के बहुत अच्छे हैं कि इन्होंने इसमें 4-5 जो भी 10-15 टैक्सेस थे उनको मिला के एक कर दिया गया। और शुरू में नहीं समझ में आया, हम लोगों को भी काफ़ी परेशानी होती थी, एक रिटर्न भरने के लिए तो 4-4 घंटे लगते थे, टेक्निकल इश्यूज आते थे। धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट हुए। अब अगर जीएसटी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो है खाली गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीएसटी से हटा देनी चाहिए, जिनको उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए। जैसे अभी यहाँ सूरत की अगर मैं बात करूँ तो जीएसटी के कुछ किसी को, मेरे को नहीं लगता है कि किसी टेक्सटाइल के व्यापारी को अब कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि 4 साल हो चुके, 5 साल के करीब हो चुके, और सब लोगों ने समझ लिया इसको। कहाँ आता है कि अब लीक के लकीर के फ़कीर जो हो गए ना, जीएसटी के ऑफिसर्स है, ऑफिशियल्स है, और उनके जो रूल्स है उनमें थोड़ा सा चेंजेज अगर आ जाता है तो ये बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। जैसे एक रिटर्न आता है ITC 04 बोलते हैं उसको, वो क्या होता है कि व्यापारी कितना जगह पे जॉब करवाता है उसकी डिटेल उसको जीएसटी को देनी पड़ती है। अब उसमें क्या होता है कि यहाँ का पर्टिकुलर, अब वो बना तो दिया रूल उन्होंने, अब पर्टिकुलर सूरत की क्या सिस्टम है कि यहाँ पे पहले कपड़ा जाएगा, वो डाइंग होके आएगा, फिर वो जाएगा वो लेस लगने के लिए जाएगा, फिर वो जाएगा वो एम्ब्रॉयडरी के लिए जाएगा। मतलब यहाँ 10-15 ऐसे वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जॉब, डिफरेंट जॉब हो जाते हैं। तो अब वो हर जॉब का कैसे मेंटेन करें और कैसे वो रिटर्न को भरें, तो अगर इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए। दूसरा, एनुअल रिटर्न को उन्होंने काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया है। हाँ, वो एक इशू आ रहा है, तो उनको वो सिंप्लीफाई करें। तीसरा, अभी क्या हो गया कि बिना मतलब में जो शुरुआत में आई थी जीएसटी, तब ये था कि भाई हम लोग किसी को परेशान नहीं करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे ऑफिसर्स को ये देना चालू कर दिया पावर्स कि विजिट करके आओ। हुआ है कि जैसे मान लो 1000 लोग काम करेंगे, वहाँ 2-3 लोग खराब मिलेंगे, लेकिन आप उन 2-3 को देख के रूल बना रहे हो, आप 998 को देख के रूल बनाओ, तो वहाँ थोड़ा सा गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है
कि गवर्नमेंट को रूल 998 को देख के बनाना है, 2 को देख। अभी बोलती है कि भाई आपको जीएसटी नंबर देना है तो वेरिफिकेशन करने आएंगे। अब एवरीबडी नोज, पूरी दुनिया जानती है कि एक ऑफिसर वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो क्या होगा। तो उसके लिए तो किसी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कमियां भी निकलेगी, डॉक्यूमेंट्स में भी कमियां निकलेगी, कुछ भी हो सकता है। और एक कोई भी व्यापारी एक ऐसा आदमी है जो वो सुनने में ऐसा आता है कि सूरत में पूरी इंडिया में कम से कम 5 करोड़ फैमिलीज़ को ट्रेडर्स चलाते हैं, उनका पेट ट्रेडर्स भरते हैं, मिनिमम 5 करोड़, मतलब 25 करोड़ लोगों का ट्रेडर। तो ट्रेडर्स को तो उल्टा इनकरेज करना चाहिए, और उसके लिए अगर वो सिंप्लीफाई करें तो अब मेरे को लगता नहीं है जीएसटी की अब कोई प्रॉब्लम आएगी। चुनाव आ रहे हैं और मोदी जी दिल्ली चले गए और आप यहाँ पे गुजरात में रह रहे हैं, और राजस्थान को भी आपने बड़े नज़दीक से देखा क्योंकि आपके पिताजी राजनीति से जुड़े हुए थे। तो गुजरात और राजस्थान में जो राजनीतिक परिपक्वता जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो क्या फ़र्क आपको लगता है राजस्थान और गुजरात के अंदर? क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति के मन में रहता है भी यहाँ पे हर चीज़ को सरलीकरण होता है, सरकार के द्वारा सपोर्ट मिलता है व्यापार को, और राजस्थान में वो चीज़ नहीं मिल पाती है। इसलिए राजस्थान के जो भी व्यापारी होते हैं वो गुजरात ज़्यादा पसंद करते हैं। सरकारी जो राजस्थान की जो नीतियाँ हैं उनके बारे में देखो मैं आपको बताऊंगी, मेरे को इतना जानकारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि राजस्थान में और गुजरात में क्यों, राजस्थान में व्यापार क्यों नहीं बढ़ा और गुजरात में क्यों बढ़ रहा है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण है ये सर। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, एक तो ये कोस्टल है पूरा का पूरा, आप देखोगे तो गुजरात का पूरा भौगोलिक स्थिति आप देखोगे तो कोस्टल है। दूसरा बॉम्बे के नज़दीक है, हाईवे से जुड़ा हुआ है सब जगह पे, किसी भी सिटी में आप जाइए। बिजनेस का पहले से यहाँ पे एक एनवायरनमेंट बना हुआ था। अब राजस्थान को आप लेंगे तो राजस्थान में कोई बड़ी मिलें गिनी चुनी थी 2-4, यहाँ पे तो ऑलरेडी अहमदाबाद में काफ़ी कॉटन के मिले हुए थे। तो हम ये नहीं बोल सकते खाली सरकारी नीतियों के कारण है, सरकारी नीतियों के कारण नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो शुरू से ही एक रहा है, और थोड़ा क्लाइमेट का भी फ़र्क पड़ता है, आज क्लाइमेट का भी फ़र्क पड़ेगा इसमें। आपका बचपन काफ़ी राजस्थान में निकला, आपने एजुकेशन वगैरह राजस्थान में की है, फिर यहाँ पे सूरत में आ गए। लेकिन राजस्थानी लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो जहाँ जाते हैं वहाँ के जो कल्चर या जो संस्कृति उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने आप को वहीं उसमें घुल मिल जाते हैं। लेकिन कहीं आपको लगता है हम जब दूसरों की संस्कृति या जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की संस्कृति अडॉप्ट करते हैं, हम अपनी मातृभाषा या मातृभूमि की जो कल्चर हमारा संस्कृति उसको हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं या भूल जाते हैं। तो कहीं आपको लगता है जब सूरत में आप आए और आपकी भाषा है, आपकी संस्कृति, आपकी परंपराएं, उसको कहीं आप मिस करें, या उनको भी आपने यहाँ पे जो गुजराती संस्कृति उसमें मिला के उसको ऐसे दही चीनी की तरह मिला लिया हो? देखो कहीं पे भी ये तो शर्मा जी फ़र्क आएगा कि आप किसी भी कल्चर में जाएंगे, अगर उस कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, ये एक टेप है जिसकी कैपेसिटी है, मान लो इसकी कैपेसिटी मैं मिनट्स में बोलूँ 90 मिनट्स है, आपने कुछ टेप कर रखा है, अगर उसके ऊपर आप दूसरी टेप चलाएंगे तो पहले वाला डिस्टर्ब तो होगा। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी चीज़ को भूल जाएं। और सूरतवासी जो राजस्थान के प्रवासी हैं ये बहुत फॉर्चुनेट है कि यहाँ पे वो कल्चर मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है, और देखो जहाँ जाते हैं वहाँ का होके भी रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि भाई जहाँ के राजस्थानी जाते हैं कि वहाँ के ही हो जाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हमारे को हमारा नहीं बोलना चाहिए। और हमने ये देखा है कि सूरत में पर्टिकुलर आप ये बताओ कि कौन सा राजस्थानी फेस्टिवल है जो यहाँ पे नहीं होता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि नवलगढ़ से ज़्यादा होली अच्छी मेरी सूरत में हो रही है, कार्यक्रम सूरत में अच्छे हो रहे हैं, और ऐसा लगता ही नहीं है कभी। हाँ एक चीज़ की कमी आ रही है, वो आ रही है कि मेरी से बाद में जो जनरेशन आ रही है और उसके बाद में जो जनरेशन आ रही है, उन लोगों को थोड़ा ये कल्चर का डिफरेंस आ रहा है। उसके लिए अभी वो तो कोशिश हमको करनी है, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे वो वही चीज़ सीखेंगे। गलती हमारी है, हमको उनको लेके जाना चाहिए, वहाँ पे दिखाना चाहिए, 10-15 दिन रोकना चाहिए, और ये कंटिन्यूस हमको एफर्ट्स करना चाहिए। वो ज़रूर मैंने देखा है कि वो कमी आ रही है। संस्कारों में भी आ रही है कि भाई हम लोग एक जो एनवायरनमेंट हमारे पिताजी ने या जो हमारे परिवार ने हमें दिया है, उस एनवायरनमेंट को शायद आप कह रहे हो तो गलती हमारी भी है, तो हम बड़े लोगों की भी गलती है, हम वो एनवायरनमेंट बच्चों को नहीं दे पाते हैं। और यही कारण है कि आप बच्चे आज जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस दिखावे में वो जीना चाहते हैं और जिस जल्दी से वो अपने आप को आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, यही कारण है कि बच्चे पद विमुख हो रहे हैं और वो अपने आप को उस स्थिति में नहीं ला सकते जहाँ से उन्हें विकसित होना चाहिए, एक दिशा के अंदर गोल करना चाहिए। तो आपको लगता है कि हमें बच्चों को
ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। और हम जब सामाजिक तौर पे आप इतने बड़े संस्थाओं का निर्माण करके सामाजिक तौर पे आगे बढ़े, तो बच्चों के अंदर ऐसे इवेंट होने चाहिए जिसके कारण से उनके अंदर वो संस्कार डेवलपमेंट हो। ये नहीं है कि आप बच्चे ने 500 रुपये मांगे, हमने 500 रुपये दे, बच्चे ने गाड़ी मांगी, गाड़ी दे दी हम बच्चे, और हमने दे दिया, उनसे ये भी नहीं पूछा आपको ये चीज़ की ज़रूरत क्यों है। तो कहीं लगता है सामाजिक तौर पर हमें इस चीज़ को भी आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों तक पहुँचाना चाहिए भी, ऐसे इवेंट हो जहाँ पे संस्कारों का निर्माण। देखो एक बात मैं आपको बताऊँ, अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। हम यहाँ उल्टा करते हैं, हम प्रीचिंग करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। पेरेंट्स इसलिए फेल होते हैं। आप पहले प्रीच करो, प्रैक्टिस करो, खुद बात मानो, खुद करो, तो आपके बच्चे मान। मैं बोलता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आज मान लो एक फैमिली है, वो यंग है, सपोज मैं तो चलो एजेड है, एक मेरे से भी यंग फैमिली है और उसके बच्चे हैं। अगर वो यंग फैमिली हस्बैंड और वाइफ सपोज करो 40 के हैं, और वो रोज़ सुबह उठते अपने मम्मी पापा को प्रणाम करेंगे, दादा जो कि उनके बच्चों के दादे दादी हो गए, या वो रोज़ बैठ के 15 मिनट पूजा करेंगे, वो रोज़ कुछ सामाजिक कार्य करेंगे, तो उनके बच्चे अपने आप करना चालू कर देंगे। तो आप ये चाहते हो कि मेरा बच्चा तो एकदम प्रामाणिक बने, मैं हूँ या नहीं हूँ, वो नहीं पॉसिबल है। प्रॉब्लम वहीं आ रही है, बच्चों की कोई गलती नहीं है। मैं कई बार बोलता हूँ कि देखो, एक हम लोग जब राजस्थान में पढ़े, हम लोग एक चाय की दुकान पे चाय भी नहीं पीते थे, वो भी गलत माना जाता था कि बनिया का लड़का है, कॉलेज से चाय की दुकान में बैठा था, और उसके लिए भी डांट पड़ती थी। हम लोग फिर दुकान गए, घर गए, तो इतना कोई हमारे पास में ये साधन नहीं थे कि हम बिगड़ जाए। आज के बच्चों पे संस्कृति को नष्ट करने के लिए चारों तरफ से अटैक हो रहे हैं। मोबाइल से अटैक, नेट से अटैक, टीवी से अटैक, साथियों से अटैक। उसके बावजूद भी अगर वो मेंटेन कर रहा है तो आप सोचो कि वो कितना अच्छा है। उनको मैं बिल्कुल भी दोष नहीं देता नई पीढ़ी को। जितना भी काम है हम पेरेंट्स को करना है। पेरेंट्स प्रैक्टिस करो, पहले वो सिखाएंगे। अभी क्या होता है, एक बच्चा आया घर पे, पापा 500 रुपये चाहिए, जैसे आपने बताया, वो 500 रुपया जेब से निकाल के वो अपने आप को ये समझा कि मैंने कितना अच्छा काम कर दिया। अरे भाई, तुम उसको सिखाओ कि क्या ज़रूरत है, क्यों, उसको इम्पोर्टेंस बताओ। उसकी आंखों में इट्स वेरी इजी कि 500 रुपीज़ निकाल के देना बहुत ईजी है, क्योंकि आपके पास में है। लेकिन आप उसकी आंखों के आंसू देखना सीखो, वो कष्ट सहना सीखो, और उसको समझाने की कोशिश करो। वो तो हम नहीं करते, टाइम है नहीं हमारे पास में। तो मेरा यही मानना है कि संस्कृति को करना है। देखो, एवरीथिंग आपके हाथ में है, मेरा ये मानना है। हर क्वेश्चन का जवाब आपके हाथ में है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके हाथ में है। आप ये चाहते हो कि मैं नहीं करूँ, शर्मा जी करे, शर्मा जी ये चाहते हैं मैं नहीं करूँ, वो करे, वो नहीं होगा। आपके हाथ में, लेकिन आप अपने आप को दूसरे की टोपी दूसरे के सिर पे पहनाने की कोशिश करेंगे तो शायद वो नतीजा नहीं देगी आपको। लेकिन इसी के चीज़ में आपने एक और बात कही भी, आप युवाओं के पास टेक्नोलॉजी है, युवाओं के पास वो ग्रोथ है कि वो अपने आप को आगे स्थापित कर सकते हैं और आगे अपना गोल स्थापित कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी आज युवा अगर कहीं से विमुख हो रहा है या कहीं आपको लगता है वो गलत दिशा के अंदर जा रहा है, तो क्या आपको लगता है टेक्नोलॉजी उसका मेन मूल कारण है या पेरेंट्स से? और क्या आप युवाओं को मैसेज देंगे उसका? टेक्नोलॉजी डिजास्टर तभी बनता है जब उसका मिसयूज हो। अदरवाइज टेक्नोलॉजी तो आपकी लाइफ इजी करता है। कब पॉसिबल था, जब गांव में रहते थे तो एक लोकल कॉल लगाने, एक अगर मुंबई बात करनी हो तो सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते थे, और एक अचीवमेंट गिना जाता, बोले मुरली कट्ठे गए हो, मुंबई बात करने के लिए गए हो गया, कॉल हो गया, एक अचीवमेंट था। तो टेक्नोलॉजी आई, आज अपना इतना ईजी अपनी लाइफ हो गई। लेकिन अगर इसका मिसयूज हो जाए तो वो डिजास्टर है। अब मिसयूज क्यों होगा? मिसयूज होने का मैं बताता हूँ आपको रीज़न। कि अभी क्या होता है कि जैसे बच्चा है, चाहे मेरा घर है, उस किसी के भी एक जनरल होता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, देख इसमें गाना लगा दिया, खाना खा ले। अब उस बच्चे का दोष क्या है उसमें? अब मैं उसके मम्मी पापा को अगर आप बोलेंगे कि भाई ये क्यों कर रहे हो, अरे भाई ये खा लेगा, मैंने कहा इसको एक दिन भूखा रहना दो, आप सहन करो, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का मिसयूज जो हो रहा है ना, वही गलत। और मिसयूज क्यों होता है? मिसयूज होता है मिस इन्फॉर्मेशन से। आपको इन्फॉर्मेशन गलत दी जाती है, या फिर आपका जो साथी लोग हैं उनसे कभी होता है। तो अभी क्या होता है, जैसे पेरेंट्स को ये भी ध्यान रखना है कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है और वो किसके साथ रह रहा है। आप आज मना नहीं कर सकते कॉस्मोपॉलिटन
एनवायरनमेंट में आप अपने बच्चों को ये नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते कि तेरे को इसी के साथ रहना और इसके साथ नहीं रहना है। उसको ये सिखाना है कि तू रहेगा सबके साथ में, लेकिन किससे बचना है तेरे को, किस बातों से, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन है। आज मैं अगर बोलूँगा कि मेरी बच्ची वो जो कॉलेज जा रही है कि भाई तेरे को ये पर्टिकुलर लोगों के साथ रहना, तो वो नहीं पॉसिबल है। आप मत रहिए, उसके साथ मत रहिए। सबसे पहले आप बच्चों को ये बताएं कि आपको ये नहीं सीखना है, आपको ये आदत अपने अंदर नहीं डालनी है। आप उनसे आदतों से उनको बचाइए, जो बुरी आदतें होती है, जो बुरी चीज़ें होती हैं, उनसे आप अपने बच्चों को बचाइए, नहीं कि किसी के साथ रहने से आप उसको मना कीजिए। और यही सबसे बड़ी बच्चों के अंदर जो पेरेंट्स की कमी के तौर पर हम कह सकते हैं भी, वो हमेशा इस बात पे जोर देते हैं आपको फलां के साथ नहीं रहना है, आपको उसके साथ नहीं रहना है, उसके साथ नहीं बैठना है, उसके साथ नहीं जाना है। ये कभी नहीं कहते हमको ये कि ये भी इन आदतों से आपको बाहर रहना चाहिए या इन आदतों से आपको दूर रहना चाहिए। और अगर आप ये कहना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पे बच्चे भी आपकी भावना को समझेंगे और आपके साथ वही काम कार्य करेंगे जो इस भावना के साथ आप उनको आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने आज ये भी हमें बताई कि पहले अपने अंदर वो अनुशासन लाइए कि हम अपने परिवार के बुजुर्गों का या अपने जो परिवारजन है उनका कैसे रेस्पेक्ट करते हैं। तो हमें देख के हमारे बच्चे उस रेस्पेक्ट को सीखेंगे और भविष्य में वो भी हमारी उतनी रेस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। और हम केवल ये सोचेंगे भी हमारे बच्चे हमारी रेस्पेक्ट करें और हम अपने बच्चों बड़ों की रेस्पेक्ट नहीं करें, तो ये भी बिल्कुल संभव नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहिनी जी, सोमानी जी। हाँ जी बताइए। जनरली क्या करते हैं हम लोग, एक ह्यूमन नेचर है कि हम लोग करेक्ट करना जानते हैं, हमको करेक्ट करने का शौक़ है कि किसी को भी करेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर। और यही हम लोग बच्चे पे भी लागू कर देते हैं। एवरीथिंग वी वांट टू करेक्ट कि ऐसा। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर सिंपली आपको अगर बच्चों को बनाना ना, तो आप कनेक्ट करो पहले, फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट, तो वो आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। ये एक फाइनल है। कनेक्शन के बिना, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे आपके पिताजी है, चाहे आपके भाई है, चाहे आपकी बहन है, चाहे बच्ची हैं, और ये आपके दोस्त हैं, आप अगर उनसे कनेक्ट नहीं हो तो आप उनको करेक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है, पहले कनेक्ट कीजिए फिर करेक्ट कीजिए। अगर आप कनेक्ट नहीं कर सकते तो आपको करेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं होता है, क्योंकि जब आप अपने घर में भी अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर करेक्ट कैसे करेंगे। यही सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद मुरली जी सोमानी, आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों को सीखने को मिली और बहुत सारी चीज़ें जो सामाजिक तौर पर बदलाव ला सकती है वो भी हमें बहुत बहुत सीखने को मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत।